Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए AHDP फर्स्ट ईयर के जो मैनेजमेंट का जो अपना आगे वाला चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में जो नया चैप्टर आता है जिसके बारे में अपन लोग आज अध्ययन करेंगे। जो अपना नया चैप्टर आता है उसका नाम है नवजात बच्चा है उसकी देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल वाला जो नया चैप्टर है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि नवजात बच्चे की देखभाल अपन किस किस स्थितियों में करते हैं, कब कब करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। जिसमें सबसे पहले दो मुख्य अवधारणा आती है या स्थिति आती है। एक तो आपकी स्थिति आती है ए नंबर पे जन्म से पहले। दूसरी स्थिति आती है जन्म के बाद। आगे अपन बात करते हैं जन्म से पहले नवजात की देखभाल या प्रबंधन की जो व्यवस्था है, जो देखभाल है वो किस प्रकार से की जाती है, और दूसरी अपन बात करते हैं जन्म के बाद में कि वह किस प्रकार से की जाती है। इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो जन्म से पहले की बात आती है, तो जन्म से पहले नवजात बच्चे की देखभाल अपन लोग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में अपन लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जन्म से पहले नवजात बच्चे की देखभाल कहने का मतलब जब बच्चा या भ्रूण मादा के गर्भाशय में होता है, उस वक्त मादा की या गाभिन जो पशु है उसकी एक विशेष प्रकार से क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। और वो भी कब की जाती है, गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में एक विशेष प्रकार से उसकी जो खान पान की या जो रहन सहन की प्रबंधन की जो व्यवस्था है या पोषण आहार की जो व्यवस्था है वो एक विशेष प्रकार से की जाती है। किस प्रकार से की जाती है, पशु को जीवन निर्वाह राशन तो अपन देते हैं, साथ में देते हैं वर्दी राशन। कौन सा राशन, वर्दी राशन। और उसके साथ में अपन देते हैं पशु को उत्पादन राशन। और उत्पादन राशन के अतिरिक्त अपन देते हैं प्रजनन राशन। कौन सा, प्रजनन राशन। तो कहने का मतलब पशु को जीवन निर्वाह के लिए जो राशन दिया जाता है, कहने का मतलब उसका जीवन जी सके, उससे अपन न तो किसी का उत्पादन लेते हैं न किसी प्रकार का कार्य करवाते हैं, सिर्फ वो क्या करता है, जीवन यापन करता है। अपनी जो दैनिक जो जीवन क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए जो राशन दिया जाता है उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह। वर्दी का मतलब हो गया कि पशु अपन को उत्पादन नहीं दे रहा है, कोई कार्य नहीं करता है, परंतु अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ में उसकी दिन प्रतिदिन जो वर्दी होती है, जो ग्रोथ होती है, उसके लिए भी जिस राशन दिया जाता है उसको बोलते हैं वर्दी राशन। उत्पादन राशन का मतलब होता है कि वह पशु या उस पशु को दिया जाता है जो अपन को क्या दे रहा हो, उत्पादन दे रहा हो। जैसे बात करते हैं गाय भैंस की, दुग्ध उत्पादन लेते हैं, भेड़ से अपन लोग ऊन प्राप्त करते हैं, ऊँटनी वगैरह है, भेड़ वगैरह है, मछलियाँ वगैरह है, इनसे अपन लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, उत्पादन इनसे मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं मांस वगैरह, भेड़ बकरियों के मांस के लिए काम में लेते हैं, तो उत्पादन राशन उन पशुओं को दिया जाता है जिनसे अपन को किसी प्रकार का क्या मिल रहा हो, उत्पादन मिल रहा हो। प्रजनन राशन का मतलब होता है कि पशु को दिया जाने वाला वह राशन जो उसके प्रजनन का मतलब गाभिन होने के बाद में दिया जाता है। और कब दिया जाता है, अंतिम तिमाही में जो राशन दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रजनन राशन। का मतलब प्रेगनेंसी राशन, का मतलब बच्चा मादा के जो गर्भ में, भ्रूण में, वहाँ उसको मादा को खुद के लिए और दूसरा बच्चे के लिए पोषण की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष प्रकार का आहार दिया जाता है जिसको अंतिम तिमाही में दिया जाता है। और अगर वो आहार अपने मादा पशु को नहीं देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। तो इसलिए अपन को क्या है कि पशु को अंतिम तिमाही में एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है जिसको प्रजनन राशन या प्रेगनेंसी
मेन चीज़ राशन बोलते हैं। उसी राशन के आधार पे नवजात बच्चे का बहुत से आगे अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। मान लो अपन ने अच्छी प्रकार का आहार पशु को अगर नहीं दिया है तो जो होने वाली जो संतति है, नवजात है, वो कैसा होगा, कमज़ोर होगा, उसमें विकृति होगी। कहना मतलब शरीर बाहर जो सामान्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसकी उचित देखभाल करने के लिए इसके लिए एक विशेष प्रकार के गर्भावस्था के दौरान एक विशेष प्रकार के अंतिम तिमाही में पशु को एक विशेष प्रकार के पोषण की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए पशु को 1 से 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 1 से 1.5 दाना मिश्रण प्रतिदिन पशु को अंतिम तिमाही में अलग विशेष से दिया जाता है, जिसके अंतर्गत DCP 18% से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और TDN कैसे 18% से कम होनी चाहिए, और TDN 60% से अधिक होनी चाहिए। कहना मतलब DCP का मतलब हो गया डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, और TDN का मतलब हो गया टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, कुल पचनीय तत्व। कहने का मतलब पशु को जो अंतिम तिमाही में जो आहार या राशन दिया जाता है वह कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। और जब प्रजनन काल रहता है पशु का, उस वक्त 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन पशु को अलग से जो आहार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत DCP 18% से कम और TDN 60% से अधिक होना चाहिए, वो पशु को दिया जाता है। और जिससे भ्रूण के साथ साथ जो पशु की जो स्तन ग्रंथियां हैं, कहना मतलब दुग्ध स्रावण करने वाली जो ग्रंथियां हैं, दुग्ध श्रावण करने वाली जो ग्रंथियां हैं, इनका भी क्या हो सके, विकास हो सके। कहने का मतलब अडर और आयन का भी, अडर का मतलब देसी भाषा में, स्थानीय भाषा में गादी को बोला जाता है, आयन का मतलब होता है थन। कहने का मतलब पशु के अंतिम तिमाही में उसे उचित प्रकार का आहार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत DCP 18% से कम और TDN 60% से अधिक होता है। जो क्या होता है, संतुलित आहार होता है। वो इसलिए दिया जाता है जिससे जो भ्रूण है, नवजात है, उसका अच्छी तरीके से क्या हो सके, विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और उसके साथ साथ में पशु के जो अडर और आयन है उनका भी विकास हो सके। क्योंकि जब तक अडर और आयन का विकास नहीं होगा तो पशु जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो क्या होगी, प्रभावित होगी, दुग्ध उत्पादन कम होगा। इसलिए अपन को पशु को बच्चे के जो जब देखभाल की बात आती है तो जन्म से पहले का नाम गर्भावस्था में भी एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है। आगे बात करते हैं जन्म के बाद में। जन्म की बात करें तो बच्चा भ्रूण जब गर्भाशय से बाहर आता है उसके बाद में अपन लोग किस प्रकार से उसकी केयर करते हैं, किस प्रकार से उसकी देखभाल करते हैं, इसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो पशु कहने मतलब जन्म के बाद हो गया, कहने मतलब भ्रूण एवं भ्रूण झिल्लियों का, भ्रूण एवं प्रसव के बाद क्या होता है, भ्रूण एवं भ्रूण झिल्लियों का बिना किसी बाह्य सहायता के बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। जिसको क्या बोलते हैं, यूटोकिया बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यूटोकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूटोकिया कहा जाता है। अगर मान लो कोई पशु है जिसमें प्रसव क्रिया हो रही है, गर्भकाल का समय पूरा हो गया है, परंतु फिर भी जो बच्चा है, भ्रूण है, वह बाहर नहीं आ रहा है, बिना किसी बाह्य सहायता के बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्टोकिया। क्या बोलते हैं, डिस्टोकिया। डिस्टोकिया का मतलब है कठिनाई पूर्ण प्रसव, कष्टदायक प्रसव। कहने का मतलब है बच्चे का जन्म का जो समय है उस समय ऑटोमेटिक अपने आप मादा के गर्भाशय से बाहर नहीं आना क्या कहलाता है, डिस्टोकिया कहलाता है, या जिसको कष्टदायी प्रसव बोला जाता है। तो सबसे पहले तो जन्म के बाद में
जो पशु का जो प्रसव क्रिया है, पार्चुरेशन की जो क्रिया वो कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, जिसको यूटोकिया बोलते हैं। पशु की पार्चुरेशन की क्रिया अपने आप स्वतः ही बाहर आ जाता है, उसे यूटोकिया बोला जाता है। और इस स्थिति में यानी यदि प्रसव क्रिया में पशु को अगर बाह्य सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्टोकिया बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे किस प्रकार से, ध्यान, मान लो बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद में नवजात के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले उसके मुंह, कान, नाक से जो म्यूकस, कहना मतलब जो म्यूकस यानी कि मतलब जो श्लेष्मा झिल्ली लगी हुई है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। बच्चा जैसे ही गर्भाशय से बाहर आता है, उसके बाहर आने के बाद में उसके जो नाक है, मुंह है, कान है, नाक, कान, नाक, मुंह है, इनके ऊपर जो श्लेष्मा झिल्ली लगी हुई रहती है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। नाक से हटाएंगे तो उसकी श्वसन क्रिया चालू होगी, मुंह से हटाते हैं, मुंह के अंदर अंगुली डालते हैं ताकि उसकी जो झिल्लियां हैं, जो श्लेष्मा झिल्लियां हैं वो क्या हो जाए, वहाँ से हट जाए, श्वसन क्रिया स्टार्ट हो जाए। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं, जैसे कहना मतलब पशु का जो नवजात पशु है उसमें श्वसन क्रिया, नाक कान की श्लेष्मा झिल्ली है इसको हटा दिया गया। उसके बाद में अगर नवजात को सांस लेने में किसी प्रकार की अगर तकलीफ हो रही हो, किसी प्रकार की समस्या हो रही हो तो उसके सिर पर हल्के हाथ से थप्पी मारनी चाहिए। क्या मारनी चाहिए, हल्के हाथ से थप्पी मारनी चाहिए। क्या मारनी चाहिए, हल्के हाथ से थप्पी मारनी चाहिए। अगर फिर भी नवजात को श्वसन क्रिया नहीं हो रही है तो पीछे वाले पैरों को ऊपर उठाकर नवजात के जो फेफड़ों में जो पानी भर गया है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। पीछे वाले पैरों को ऊपर उठाकर हल्के हाथ से पेट और उसके शरीर पर क्या की जाती है, थप्पी मारी जाती है ताकि उसमें जो कंपन क्रियाएं हैं वह प्रारंभ होना स्टार्ट या शुरुआत हो जाए। इसके बाद में बात करते हैं नवजात के शरीर के ऊपर कपड़ा से नवजात के शरीर के ऊपर जो अन्य भागों में जो श्लेष्मा झिल्ली लगी हुई है उसको सूती कपड़े से साफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और उसको उसकी माँ के सामने रख दिया जाता है जिसे माँ उसको चाट सके। चाटने का मतलब माँ बच्चे के प्रति मातृत्व का भाव जाग सके, मातृत्व की भावना। अगर अपन नवजात पशु को जन्म के बाद माँ के सामने नहीं रखेंगे और नवजात पशु को माँ अगर नहीं चाटती है तो मातृत्व की भावना बहुत कम आती है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, श्लेष्मा झिल्ली को हटाकर सूती कपड़े से नवजात को साफ करके माँ के सामने रख दिया जाता है जिसे माँ उसको चाट लेती है, जिसके माँ के जो नवजात के प्रति जो मातृत्व की जो भावना है वो क्या जागृत होती है। अगर मान लो कुछ कंडीशन इस प्रकार से होती है कि पशु के जो प्रसव क्रिया कंप्लीट होने के बाद में जो नवजात है उसको माँ नहीं चाटती है, माँ क्या करती है, नहीं चाटती है, तो इसके लिए आटे को हल्के हाथ से थोड़ा सा आटा नवजात के शरीर पर लगा दिया जाता है। नवजात के शरीर पर थोड़ा सा आटा लगा दिया जाता है जिसे आटा चाटने के बहाने माँ नवजात को चाट लेती है और जिसे चाटने से माँ के अंदर मातृत्व की भाव जाग जाता है। और यदि इसके बाद में ये सारी क्रिया कंप्लीट होने के बाद में नवजात जो बच्चा है, नवजात उसके जो शरीर के जो नाल के द्वारा जो जुड़ी हुई जो संरचना है उसको शरीर से 2 सेंटीमीटर
दूरी पर साफ ब्लेड या कैंची की सहायता से काट दिया जाता है। शरीर के जो नाल लगी हुई है जिससे मादा पशु के साथ गर्भाशय में बच्चा जुड़ा हुआ था, उसको शरीर से 2 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर साफ ब्लेड या कैंची की सहायता से काट दिया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी जाती है, जैसे टिंचर आयोडीन है, बोरिक एसिड है। यह सारी क्रिया कंप्लीट होने के बाद में कुछ समय के बाद में नवजात पशु या तो अपने आप ही धीरे धीरे उठकर मां के थनों के पास पहुंच जाता है। यह क्रिया कंप्लीट होने के बाद कुछ समय के बाद में या तो नवजात धीरे धीरे कुछ समय के बाद में अपने आप ही मां के थनों तक पहुंच जाता है, और अगर नहीं पहुंचता है तो कुछ समय के बाद में थोड़ा बहुत बाह्य सहायता के माध्यम से नवजात पशु को मादा के थनों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि मादा पशु के थनों से स्रावित होने वाला पहला गाढ़ा दुग्ध, जिसको क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं, यह नवजात के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रतिरोधक क्षमता वाला अवयव होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता वाले जो अवयव में होते हैं, जिससे पशु को, नवजात को प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। कहने मतलब इम्यूनिटी पावर जो खीस है उसको जब नवजात पीता है या नवजात को जब पिलाया जाता है, उससे महत्वपूर्ण जो प्रतिरोधक क्षमता वाले जो अवयव है उसके अंदर खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो अवयव है वो सारे उसके अंदर होते हैं। तो वह खीस पशु को, जो नवजात है, उसको पिलाना चाहिए। और जब अपन लोग खीस नवजात को पिलाते हैं तो नवजात के द्वारा जो प्रथम बार त्यागा गया जो मल है उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। म्यूकोनियम कहा जाता है। प्रथम बार नवजात के द्वारा त्यागा गया मल, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम बोलते हैं। और यह म्यूकोनियम जब पशु को खीस पिलाते हैं उसके बाद ही त्यागा जाता है। जो खीस होती है वो क्या होता है, हल्का दस्तावर होता है, दस्तावर होता है। इसलिए पशु को हिसाब से कहना मतलब क्षमता के अनुसार नवजात के शरीर का 1/10वां हिस्सा ही पिलाया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं नवजात की अच्छी तरीके से परीक्षण कर लेते हैं अपन। उसके बाद में नवजात का अच्छी तरीके से परीक्षण कर लेते हैं कि कोई प्राकृतिक छिद्र बंद तो नहीं है, कोई भी प्राकृतिक छिद्र बंद तो नहीं है। अगर कोई भी प्राकृतिक छिद्र बंद है तो तुरंत उसी समय उसको शल्य क्रिया के द्वारा सही किया जा सकता है। और अगर अपन उस टाइम नहीं देखते हैं, कुछ समय के बाद में देखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है नवजात पशु को अधिक दर्द सहने की। जैसे मान लो रेक्टम, अगर मान लो नवजात के रेक्टम नहीं है या फिर जैसे मान लो कोई अन्य प्राकृतिक जो संरचना वो नहीं है, तो जैसे रेक्टम नहीं है तो उसकी शल्य क्रिया के द्वारा रेक्टम का छिद्र बनाया जाता है। इस प्रकार से कहना मतलब जो प्राकृतिक छिद्र हैं उनका विशेष ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर लिया जाता है। इसके बाद में ये तो बात होगी नवजात के जन्म से पहले और नवजात के बाद में बच्चे की देखभाल। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा है नवजात, अगर प्रसव के समय उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, अगर प्रसव के समय उसके माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, उसे खीस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसके माँ की तो मृत्यु होगी। तो उसके लिए कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से खीस बनाते हैं।
कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, खीस बनाते हैं, क्योंकि पशु के लिए, नवजात के लिए खीस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर मान लो प्रसव के समय किसी कारणवश किसी नवजात की माता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को कृत्रिम रूप से बनाए हुए खीस पिलाया जाता है। कृत्रिम रूप से खीस किस प्रकार से बनाते हैं इसी के बाद में अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। उससे पहले थोड़ी बहुत अपन आगे चर्चा करते हैं। अगर जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर उसकी प्रसव के समय उसकी माँ मर जाती है तो उसे क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से खीस पिलाते हैं और उस नवजात को ऑर्फन काफ कहा जाता है। ऑर्फन या हार्फन, ऑर्फन या आर्फन काफ कहा जाता है। अगर प्रसव के समय किसी नवजात की माँ मर जाती है तो जो नवजात जो बचता है उसको आर्फन या हार्फन ऑफ काफ कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नवजात को पालने की विधि। नवजात को किस किस प्रकार से पाला जाता है। ये क्रिया तो होगी नवजात की जो प्रसव क्रिया हुई है उसके तुरंत बाद। उसके बाद में आगे भविष्य में नवजात को किस प्रकार से पाला जाता है इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। आगे इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बात करते हैं नवजात को पालने की विधि। 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 तो नवजात को दो विधियों से पाला जाता है। पहला आता है शकलिंग, पहला आता है शकलिंग और दूसरा आता है वीलिंग, वीलिंग। दूसरा आता है विनिंग, विनिंग भाई विनिंग। दूसरा आपका आता है वीनिंग। पहला आता है सकलिंग, दूसरा आता है विनिंग। सकलिंग का मतलब होता है मादा पशु के साथ रखकर या फिर यूँ कर सकते हैं माँ के साथ रखकर। विनिंग का मतलब होता है माँ से दूर रख के। आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले सकलिंग की। सकलिंग का मतलब होता है मादा पशु को जो नवजात है उसको पूरे कहने का मतलब जब तक वह नवजात पशु है, जब तक वह माँ के ऊपर निर्भर है, स्वयं अपना खाना नहीं खा सकता, आहार नहीं खा सकता, तब तक उसको क्या करते हैं माँ के साथ में रखकर पाला जाता है। माँ के साथ में उसको चारा डाला जाता है, माँ का जो दूध प्राप्त होता है उसे दुग्ध को पिलाया जाता है। दूसरी आती है विनिंग। विनिंग का मतलब होता है नवजात पशु को 1 से 2 दिन जब तक अपन लोग खीस पिलाते हैं, खीस पिलाने के बाद में तुरंत उसे क्या कर दिया जाता है, अलग रखकर पाला जाता है। और जब अलग रखकर पाला जाता है विनिंग, तो विनिंग सिस्टम के अंदर नवजात पूर्णतः पशुपालक के ऊपर निर्भर रहता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है, पशुपालक के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहता है। क्योंकि जब जब पशुपालक उसको चारा वारा दूध वगैरह पिलाएगा उसी वक्त वो पी पाएगा। क्योंकि शकलिंग सिस्टम में तो नवजात माँ के साथ में रहता है और इसमें माँ से दूर रहता है। इसमें नवजात पशुपालक के ऊपर निर्भर रहता है, उसमें माँ के साथ रहकर पाला जाता है। आगे अपन बात करेंगे शकलिंग। इस विधि के द्वारा नवजात को उसकी माँ के साथ पाला जाता है। इस विधि में नवजात को उसकी माँ के थनों के द्वारा डायरेक्ट थनों के द्वारा सीधा ही दुग्ध पिलाया जाता है, जिसे शकलिंग कहा जाता है। इस विधि में जब माँ के साथ में रहकर पालेंगे तो दुग्ध भी माँ के थनों से सीधा ही पिलाएंगे। विनिंग विधि में माँ के थनों के साथ रहकर माँ के साथ नहीं पाला जाता है, इसलिए जो दुग्ध है वह माँ के डायरेक्ट थनों से नहीं पिलाया जाता है, अलग से पिलाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं विनिंग विधि के लाभ। विनिंग विधि के लाभ। विनिंग विधि के लाभ। विनिंग विधि के लाभ। सबसे पहले बात करते हैं कि विनिंग विधि का लाभ आता है दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दुग्ध उत्पादन क्षमता किस प्रकार बढ़ती है, क्योंकि जब नवजात को माँ के साथ पालते हैं तो जब स्टार्टिंग में जब दुग्ध निकालते हैं उस वक्त कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में नवजात के द्वारा दुग्ध पी लिया जाता है। तो वो दुग्ध क्या होता है, जब वीनिंग अवस्था में पालते हैं तो नवजात नहीं पीता, इसलिए जो भी दुग्ध उत्पादन होता है वो डायरेक्ट संपूर्ण पूरा दुग्ध उत्पादन के अंदर जुड़ जाता है। दूसरा, अगर मान लो
नवजात किसी कारणवश अगर नवजात की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश नवजात की मृत्यु हो जाती है तो माँ के दुग्ध उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लो किसी कारणवश नवजात की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी कारणवश नवजात की मृत्यु हो जाती है तो माँ के दुग्ध उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर माँ के साथ रहकर पालते तो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 1-2 दिन तक नवजात वो माँ है वो दुग्ध उत्पादन नहीं करती, दुग्ध नहीं देती। इस वजह से कहना मतलब माँ से अगर अलग रहकर नवजात को पाला जाता है तो दुग्ध उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं नवजात के द्वारा कई बार अधिक मात्रा में दुग्ध पी लिया जाता है। मतलब अनियंत्रित या अधिक मात्रा में दुग्ध ग्रहण करने से नवजात को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनसे बचा जा सकता है। अनियमित दुग्ध ग्रहण करने से बचा जा सकता है। कहने मतलब अनियमित दुग्ध ग्रहण करने से बचा जा सकता है। माँ के जब साथ में रखकर नवजात को पाला जाता है तो कई बार क्या होता है अनियमित मतलब बिना किसी आइडिया के ही दुग्ध ग्रहण कर लिया जाता है, दुग्ध पी लेता है, जिससे नवजात पशु को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और जब अपन वीनिंग सिस्टम से नवजात को पालेंगे तो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दूसरा बात करते हैं किसी भी समय पर नवजात को समूह से निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है नवजात पशु को जब अपन लोग वीनिंग सिस्टम में पालते हैं तो किसी भी समय जो समूह होता है गाय भैंस का, जैसे 2-4 गाय भैंसों को जब एक जगह रखे जाते हैं, गाय भैंसों का जो समूह होता है अपना बाड़ा होता है, जो फार्म हाउस होता है, उसमें से कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर माँ के साथ में रखकर पालते हैं तो विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब नवजात बच्चे को समूह या हर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है तो मादा दुग्ध उत्पादन नहीं करती है, उसके दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस वजह से नवजात को किसी भी समय समूह से निकाला जा सकता है। आगे नया लाभ आता है नवजात के द्वारा मादा पशु के आर्डर को पहुंचाए जाने वाला आर्डर या आयन को पहुंचाए जाने वाले नुकसान नहीं हो पाता। जैसे कई बार नवजात पशु जब दुग्ध ग्रहण करता है मादा पशु से तो थन वगैरह को काट लेता है, आर्डर में किसी प्रकार की चोट हो जाती है। तो कहना मतलब जब माँ के साथ नवजात रहेगा नहीं तो किसी प्रकार की कोई काटने की या आर्डर में चोट पहुँचाने की संभावना नहीं रहती। यदि किसी कारणवश, ये मैंने आपको बता ही दिया है, अगर किसी कारणवश नवजात माँ की प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है तो अगर नवजात जिंदा रह जाता है तो उसको ऑर्फन या आर्फन काफ कहा जाता है। और ऐसे नवजात पशु के लिए अपन कृत्रिम जो खीस है वो पिलाते हैं। अब अपन बात करते हैं कृत्रिम खीस का संगठन। कृत्रिम खीस किस प्रकार से बनाते हैं, और ये तो अपन को पता चल गया कि कौन से पशु को पिलाते हैं। तो ये पिलाया जाता है जिनकी माँ एक्सपायर हो जाती है, जिनकी माँ मर जाती है। आगे बात करते हैं कृत्रिम खीस बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, दुग्ध चाहिए। और दुग्ध कितना चाहिए, 568 ml। कितना चाहिए, 568 ml। दूसरी बात करते तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी कितना चाहिए, 284 ml। कितना चाहिए, 284 ml। तीसरा क्या चाहिए, अरंडी का तेल चाहिए, अरंडी का तेल। और कितना चाहिए, अरंडी का तेल आधा चम्मच। कितना चाहिए, आधा चम्मच। कितना चाहिए, आधा चम्मच चाहिए।
आधा चम्मच चाहिए। आगे बात करते हैं, एक क्या चाहिए, उबला हुआ अंडा। क्या चाहिए, उबला हुआ अंडा चाहिए। तो कृत्रिम खीस बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, दुग्ध चाहिए 568 ml, पानी चाहिए 284 ml, अरंडी का तेल चाहिए आधा चम्मच, उबला हुआ अंडा चाहिए कितना, एक। कितना चाहिए, एक। और ये सारी क्या है, एक टाइम की खुराक है, एक टाइम की खुराक है। और यह पशु को उसके शरीर बाहर का 1/10वां हिस्सा दिया जाता है, 1/10वां हिस्सा दिया जाता है। और ये कम से कम पशु को 5 दिन पिलाया जाता है। कितने दिन, 5 दिन कम से कम पिलाया जाता है। तो ये हो गई अपने नवजात पशु की जन्म से पहले देखभाल। उसके बाद में अपन ने देखा कि जन्म के बाद में देखभाल किस प्रकार से देखभाल की जाती है, नवजात को पालने की विधि कौन कौन सी है, किस विधि में किस प्रकार से पाला जाता है, किस विधि में किस प्रकार से पाला जाता है। आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, थोड़ा बहुत इसमें बचा है जो अपनी अगली क्लास में कंप्लीट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल RK शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे हम आप लोगों के लिए और भी नई वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।